बहुत शानदार बैठा है साफ में स्कुआ। भारती में भारत मौसम विज्ञान विभाग की शुरुआत 1 दिसंबर 2014 में हुई और पहली विंटरिंग टीम के सदस्य थे रविंद्र मोरे तथा अतुल कुमार वर्मा, जो दिसंबर 14 से नवंबर 15 में कार्यरत रहे। यहाँ आईएमडी हट में सभी सेंसर के कंट्रोलर, डाटा लॉगर एवं डिस्प्ले मौजूद है तथा ओजोन सोंडे असेंट की पूरी व्यवस्था के साथ स्वतंत्र कंप्यूटर यहाँ रखा गया है। हट में गर्माहट हेतु हीटर की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ के डिस्प्ले का स्लेव डिस्प्ले आईएमडी लैब भारतीय स्टेशन के अंदर केबल द्वारा लाया गया है, जिससे ऑब्जर्वेशन के समय मौसम के आंकड़े स्क्रीन पर से नोट किए जाते हैं। बर्फ गिरने पर मात्र उसे नापने हेतु बाहर जाना पड़ता है। यहाँ 2 व्यक्तियों की ड्यूटी 24 घंटे में लगी हुई होती है। ऑब्जर्वेशन हर 3 घंटे के अंतराल में चलते रहता है। आंकड़ों के उतार चढ़ाव एवं डिपार्टमेंट के वेबसाइट और कुछ यूरोपियन और नॉर्वेजियन वेबसाइट के आधार तथा उपग्रह के चित्रों के अनुसार भारतीय स्टेशन पर मौसम कैसा रहेगा, इसका पूर्वानुमान सुबह डेली वेदर रिपोर्ट के रूप में तथा मीटिंग में देना होता है। और सांकेतिक भाषा में मौसम की जानकारी सिनॉप के रूप में हर 3 घंटे में मुख्यालय एवं एनसीपीआर को ईमेल द्वारा भेजना होता है। यहाँ सतह पर ओजोन का प्रमाण जानने हेतु सरफेस ओजोन सोंडे उपकरण लगाया गया है, जिसका डाटा हर महीने आगे की प्रोसेसिंग एवं अनुसंधान हेतु पुणे स्थित कार्यालय में सतह उपकरण विभाग को भेज दिया जाता है। वातावरण में ऊपरी सतह पर ओजोन के प्रमाण को जानने हेतु बलून के साथ एक उपकरण से लैस पेटी जोड़ी जाती है, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एवं ओजोन की घनता नापने के सेंसर लगे हुए होते हैं। ग्राउंड टेस्ट की सफलता के बाद उसे आसमान में रीडिंग हेतु बलून के साथ छोड़ा जाता है, जिसकी पूर्व तैयारी 4-5 दिन से पहले कैलिब्रेशन के रूप में करनी होती है। साधारणतः ठंड के मौसम में महीने में 2 या 3 असेंट लेने होते हैं तथा गर्मी के मौसम में 1 से 2 असेंट लेने होते हैं या विभागीय आदेशानुसार परिवर्तन हो सकता है। Snowfall.
तेज का है, आज आसमान साफ ही रहता है, लगभग कल भी मौसम यही है, कल थोड़ी दिन ज़्यादा होगी, तो 30 से 35 माह की बस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या भूचुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में फैलता है। ये सूर्य से आ रही सौर पवन और चार्ज कणों से पृथ्वी को बचाता है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो भूचुंबकत्व, वायुमंडलीय भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी तथा प्लाज्मा भौतिकी जैसे परस्पर संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान में संलग्न है। इस संस्थान अंटार्कटिक स्थित भारतीय स्टेशन में भूचुंबकत्व, वायुमंडलीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी अध्ययन हेतु कई उपकरण स्थापित किए हैं। इनमें फ्लक्स गेट, प्रोटॉन प्रिसिशन, इंडक चुंबकत्वमापी शामिल है जो भूचुंबकीय क्षेत्र के बदलावों और झुकाव का मापन दर्ज करते हैं। जीपीएस की सहायता से क्रिस्टल निरूपण का अध्ययन किया जाता है। इस स्टेशन में स्थापित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के जरिए तापमान, हवा की गति, दिशा, आर्द्रता एवं वायुमंडलीय दबाव का मापन प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल में किया जाता है। वायुमंडलीय विद्युत प्रवाह या एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के मापन हेतु भी उपकरण स्थापित किए गए हैं। ध्रुवीय भूचुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग अंतरिक्ष मौसम को समझने में किया जाता है। भूचुंबकत्व न केवल पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन के लिए बल्कि सूर्य की भौतिक अवस्था तथा भूवातावरण अध्ययन के लिए भी प्रभावशाली साधन है। भारतीय स्टेशन ध्रुवीय ज्योति पट्टिका यानी ऑरोरल ओवल में स्थित है। ऑरोरा की उत्पत्ति पृथ्वी के बाहरी वातावरण मैग्नेटोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलने से होती है। यहाँ होने वाले भूचुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से ऑरोरा के अध्ययन के लिए विशेष रूप से मदद मिलती है। अंटार्कटिका में विज्ञान या वैज्ञानिक प्रयोग हेतु ही स्टेशन चलाने की अनुमति मिलती है। तमाम देशों के स्टेशन में मौसम से संबंधित, पृथ्वी के चुंबकत्व, उपग्रह से डाटा पाने के संबंधित प्रयोग लंबे समय से विंटरिंग में चल रहे हैं तथा और भी कुछ छोटे मोटे प्रयोग चलते रहते हैं। भारतीय स्टेशन में यह 3 प्रयोग विंटरिंग में तो चलते रहते हैं और समर सीजन में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया BARC IITM के वैज्ञानिक यहाँ आकर सैम्पलिंग कर छोटे मोटे प्रयोग करते रहते हैं।
लाइफ साइंसेस के कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और 2-3 महीनों में सैंपल ले जाकर भारत में संशोधन करते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकों की विंटरिंग हेतु प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जिससे साल भर यहाँ संशोधन चलता रहे और वैज्ञानिक माहौल बना रहे। वैसे तो अभियान केवल वैज्ञानिकों से चल नहीं सकता, क्योंकि किसी उपकरण को स्थापित करना हो, मरम्मत करना हो, कुछ नई चीज़ बनवानी हो तो लॉजिस्टिक का सपोर्ट होना अनिवार्य है। लॉजिस्टिक में सपोर्ट हेतु यहाँ अलग अलग ट्रेड से जैसे व्हीकल मैकेनिक, व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, OEM, क्रेन ऑपरेटर आदि की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एक अच्छा सुसज्ज गैरेज भी है। स्कीडू PB से वैज्ञानिकों को उनके निर्धारित स्थानों पर ले जाया जाता है। वैज्ञानिक सेवाओं में काम समय समय पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है, परंतु लॉजिस्टिक सपोर्ट में अलग से कोई काम की गुजारिश न होने पर मेंटेनेंस के काम हाथ में लिए जाते हैं। इधर उधर बड़ी मात्रा में जमी हुई बर्फ़ को हटाना होता है। समय समय पर वैज्ञानिकों को मदद करनी होती है। समर सीज़न के आने से पहले पूर्व तैयारी करनी होती है तथा लीडर साहब द्वारा बताए गए हुए कामों को निपटाना होता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में यहाँ आने हेतु ITI पास तथा 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए या डिप्लोमा पास और 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए। मेरे इस वीडियो को अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ फोटो एवं वीडियो मेरे मित्र सदस्य श्री भूपेश, श्री आलोक और श्री ज्योतिष से लीडर श्री अतुल कुलकर्णी जी से ली हुई है। वाहनों के संबंध में कुछ तकनीकी जानकारी अभियान के सदस्य श्री हुकम सिंह एवं नूर साहब से साझा की है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्नो स्कूटर यानी स्कीडो बर्फ पर चलने वाला यातायात का एक साधन है। चलाने वाले के साथ और 4 सदस्य बैठ सकते हैं। संकरी जगह तथा समुद्र की सतह पर जमी हुई बर्फ की परत छोटे मोटे रूप में कई कटी-फटी हो तो बाजू से जाया जा सकता है। इसके साथ स्लेज जोड़कर पत्थरों के नमूने या कुछ सामान और ज़्यादा सदस्यों को ले जाया जा सकता है। पिस्टन बोली यह वाहन बहुउपयोगी भारी वाहन श्रेणी में आता है। इसका औसतन वजन 8.5 टन तथा 455 हॉर्स पावर का इसका इंजन होता है। बर्फ़ में यह सहजता से काम करती है, इसलिए इसे बर्फ़ की रानी भी कहा जाता है। बर्फ़ हटाने से लेकर यातायात हेतु इसका बहुत ही उपयोग होता है। कॉन्वॉय या दूर का सफ़र तय करते समय यह सुविधाजनक है। इसके पीछे केबिन लगी हुई होती है और जो बर्फ़वृष्टि और बर्फीली आंधियों से भी हमें बचाती है। इसके अंदर हीटर का तो प्रयोजन होता है जो काफ़ी सुविधाजनक होता है। वैज्ञानिक कैटेगरी में सदस्य अपने अपने डिपार्टमेंट से चयनित होते हैं, परंतु लॉजिस्टिक कैटेगरी में अलग अलग ट्रेड के सदस्यों का चुनाव एनसीपी और संस्था आए हुए आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर करती हैं। कभी पुराने अनुभवी सदस्यों को उचित सदस्य न मिलने पर या उनकी ज़रूरत महसूस होने पर उन्हें अभियान में शामिल होने हेतु बुलाकर चयन करती है। आवेदन साधारणतः अप्रैल से मई तक बुलाए जाते हैं। इसका इश्तहार दैनिक समाचार पत्रों तथा कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में छपता है। यहाँ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने हेतु सर्विस इंजीनियर का चुनाव जो भी कंपनी यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेती है वह सदस्य के प्रोफाइल, कार्यानुभव देखकर साक्षात्कार द्वारा चयन करती है। सर्विस इंजीनियरों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। यहाँ की लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत ही प्रगत है तथा सुचारू रूप से चलाने हेतु
समय समय पर इसकी देखभाल करना जरूरी होता है।